हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एडू कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुंडा विद्रोह को लेके। लास्ट का जो वीडियो हमारा था उसमें हम लोगों ने संथाल विद्रोह के बारे में बात करा था, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो मुंडा विद्रोह की अगर बात की जाए तो अगर इसके टाइम पीरियड को हम लोग देखते हैं तो 1895 टू 1900 ये इसका टाइम पीरियड था। अगर क्षेत्र की बात करें यानी कि किस एरिया में इस विद्रोह का प्रसार हुआ या फिर किस एरिया में ये विद्रोह हुआ, तो डेट वाज छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का जो एरिया था वहां पे ये इस विद्रोह का प्रसार देखने को मिला। अगर हम लोग एरिया वाइज इसके विस्तार की बात करें तो रांची, खूंटी और हजारीबाग ये कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पे इस विद्रोह का काफी ज्यादा प्रसार या इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग इसके नेतृत्वकर्ता या लीडर की बात करते हैं। अगर नेतृत्वकर्ता या लीडर की बात करें तो बिरसा मुंडा इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, जिन्होंने इस आंदोलन को संगठित किया, इस विद्रोह को संगठित किया और इस विद्रोह को पूरी तरीके से इसका संचालन किया। और इन्हीं के डेथ के बाद, इट मीन्स बिरसा मुंडा के डेथ के बाद ये विद्रोह टोटली वी कैन से कि खत्म हो जाता है, ठीक है। एक एक करके अब हम लोग इसके कारणों को देखेंगे। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, दैट विल बी द इंट्रो पार्ट फॉर योर आंसर, ठीक है। आप इन सारे पॉइंट्स को अपने आंसर के इंट्रो पार्ट में ऐड कर सकते हो वन बाय वन। अब हम पहले इसके कारण को देखेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट परिणाम, उद्देश्य, प्रकृति एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग कारणों को देखते हैं। अगर कारणों की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग आर्थिक कारण को देखते हैं। आर्थिक कारणों में अगर हम लोग संथाल विद्रोह से इसका कंपेयर करें, कंपैरिजन देखें, तो लेस और मोर इसके इकोनॉमिकल फैक्टर्स, रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो हैं वो वही हैं जो संथाल रेबेलियन के थे, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है कि अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था जो है वो कुछ इस तरीके से है कि आपका उपज हो या ना हो, प्रोडक्शन हो या ना हो, लैंड किस टाइप का है, दीज ऑल थिंग्स आर नॉट द मैटर। मैटर ये है कि उन लोगों ने जो रेट फिक्स किया है टैक्स का वो उनको लेना है और वो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टैक्सेशन का सिस्टम था दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल बाय मुंडा ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था। अगर मेरा इनकम 10 रुपए का है और एक्सपेंडिचर मीन्स मेरा खर्च जो है दैट इज ऑलमोस्ट 9 रुपीज एंड 2 रुपए टैक्स देना है, तो फ्रॉम वेयर आई विल टेक दैट 1 मोर रुपीज, कहाँ से मैं एक वो जो और एक्स्ट्रा मेरा खर्च हो रहा है वो और कहाँ से मैं लाऊंगी, तो उसके लिए मैं लोन लूंगी। सेम यही सिचुएशन मुंडास के साथ भी था। उन लोगों ने साहूकारों से और जमींदारों से लोन लेना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे साहूकारों और जमींदारों का जो कर्ज का जाल था वो बढ़ता जा रहा था। अगेन द सेम थिंग लाइक संथाल रिबेलियन, यहाँ पे भी बेगाड़ी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जिस तरीके से संथाल जनजाति में एक वी कैन से सामूहिक खेती, सामूहिक कृषि की व्यवस्था थी, ठीक उसी तरीके से इन लोगों के मुंडा जनजाति में भी सामूहिक कृषि की व्यवस्था थी, जिसे खुदकुट्टी व्यवस्था कहा जाता था। और ये जो खुदकुट्टी व्यवस्था, उन लोगों का जो सामूहिक कृषि का खुदकुट्टी व्यवस्था था, इसको अंग्रेजों ने डिमोलिश करने का, खत्म करने का प्रयास किया। इस चीज को देखते हुए मुंडाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विकन से एक ऐसा अपने मन में थॉट लाया उन लोगों ने कि अंग्रेज हमारे परंपराओं को, हमारे
ट्रेडिशंस को, हमारे नियमों को टोटली डिमोलिश करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल थे मुंडा रेवेलियन के लिए। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड फैक्टर को देखते हैं। सेकेंड फैक्टर वाज धार्मिक। धार्मिक कारण की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने संथाल विद्रोह वाले वीडियो में बताया था कि 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत ईसाई मिशनरियों को ये अलाउ कर दिया गया था कि दे कैन गो टू एनी प्लेस एंड वो लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस चीज को देखते हुए जब इनका प्रवेश जनजातीय क्षेत्रों में हुआ तो धर्मांतरण की समस्या काफी बढ़ने लगी। तो यहाँ पे धर्मांतरण जो था वो एक प्रॉब्लम के रूप में सामने आया। कुछ मुंडाओं ने धर्मांतरण का रास्ता अपनाया, लेकिन जब इन्हीं मुंडाओं ने जिन्होंने धर्मांतरण किया था उन्होंने अंग्रेजों से वी कैन से कि कॉपरेशन की उम्मीद की तो उन लोगों के हाथ किसी भी टाइप का कोई कॉपरेशन नहीं लगा। इस चीज को देखते हुए मुंडाओं के अंदर एक विद्रोही भावना का प्रसार देखने को मिलता है। थर्ड हम लोग बात करें सामाजिक कारण की। अगर हम लोग सामाजिक कारण की बात करें तो यहाँ पे जो हिंदू पुरोहित थे उनका प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इनका क्या प्रभाव बढ़ रहा था ये हम लोग देखते हैं कि मुंडा ऐसा चाहते थे कि उनका संस्कृतिकरण हो, वे भी इन आम लोगों के साथ घुले मिले, उनके रहन सहन को अपनाएं, उनके तौर तरीकों को अपनाएं। इसके लिए एक बड़ी संख्या में हिंदू पुरोहितों को जमीन दान, भूदान दिया जाने लगा। लेकिन एक बार एंट्री के बाद इन हिंदू पुरोहितों ने जमींदारों के जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया और इससे मुंडाओं के जो शोषण की प्रक्रिया थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई, जो कि विद्रोह का एक इम्पॉर्टेंट कारण माना जा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया है अभी आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक कारण की। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रशासनिक कारण को। ठीक है, अगर हम लोग प्रशासनिक कारण की बात करें तो एज यू नो कि यहाँ पे जितने भी रूल्स बनाए जाते थे ब्रिटिशर्स के थ्रू, वो इस वजह से नहीं बनाए जाते थे ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा हो या फिर यहाँ का रूल और रेगुलेशन अच्छे से चल सके, बल्कि वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनके काम में उनको सहूलियत हो। उनका जो मेन पर्पस था दैट वाज अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फॉर कंपनी, ये अच्छे से हो सके। ठीक है, इसके लिए ही सारे पॉलिसीज बनाए जाते थे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश ऑफिसर्स की तो जनजातीय क्षेत्रों में भी उनका सेम थीम था, सेम पर्पस था कि वो वहां सिर्फ इसलिए गए थे ताकि वो टैक्स कलेक्ट करवाएं और वहां से ज्यादा प्रॉफिट वो ले सके, गेन कर सके। इसके लिए जब वो वहां जाते हैं तो वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है और वहां पे मुंडाओं को किसी भी तरीके का कोई परेशानी हो, प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलता था। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे प्रशासनिक रीजंस थे जिन्होंने मुंडाओं के मन में विद्रोही भावनाओं का प्रसार किया। ठीक है, एक और चीज कि यहाँ पे आप ये लिख सकते हो इन प्रशासनिक कारण अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मुंडा रेवेलियन, मुंडा विद्रोह के लिए ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स तो थे, बैकग्राउंड तो प्रिपेयर हो चुका था, बट व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस कि मुंडा रेवेलियन स्टार्ट हुआ। तो अगर हम लोग मेन रीजन की बात करें तो इसके पहले हम लोगों को बिरसा के पर्सनल लाइफ को देखना होगा। पर्सनल लाइफ मीन्स
वी विल नॉट टॉक अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड ऑल. हम लोग उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को नहीं देखेंगे, बट हाउ ही डिड इट, व्हाई ही डिड इट, दैट वी विल सी. एक्चुअली बिरसा मुंडा जो थे वो काफी पढ़े लिखे इंसान थे. उनका ट्राइबल जो सोसाइटी था, ट्राइबल ट्रेडिशन जो था, उसमें तो उनका जो विश्वास था वो तो था ही. इसके अलावा वो ईसाइयत को भी कहीं ना कहीं अच्छा मानते थे. उनका इस बात में विश्वास था कि ट्राइबल लोगों का भी सांस्कृतिककरण होना चाहिए. मीन्स वेस्टर्नाइजेशन के अगर कुछ तत्वों को मुंडा अपनाते हैं और इससे अगर उनका लाइफ अच्छा होता है तो दैट इज ओके फॉर देम. ठीक है. लेकिन बिरसा मुंडा के साथ एक इंसिडेंस होता है यहाँ पे. चाईबासा में उनके साथ ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो भेदभाव किया जाता है, उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, उससे बिरसा मुंडा को काफी आहत होता है. काफी ज्यादा उनको वी कैन से कि दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम. बिरसा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनसे और उनके साथ ऐसा होता है. इस कारण बिरसा के मन में कहीं ना कहीं विद्रोही भावना का प्रसार होता है. ठीक है. अब हम लोग बात करें कि ये जो बिरसा मुंडा का ये जो विद्रोही भावना है, ये किस तरीके से रियल रेवेलियन में कन्वर्ट होता है. तो अगर इसकी बात हम लोग करें तो ये स्टोरी जो है ये स्टार्ट होता है 1895 से. और अगर हम लोग बोले कि 1890 के स्टार्टिंग से ही, 1890 के दशक के स्टार्टिंग से ही, तो ये गलत नहीं होगा. 1890 के दशक के स्टार्टिंग से ही बिरसा ने लोगों से कांटेक्ट करना, लोगों से संपर्क करना शुरू किया. और 1895 तक आते आते उन्होंने एक वी कैन से मुंडा सैन्य दल का गठन किया. तो ये गलत नहीं होगा. हालांकि उनके पास पारंपरिक हथियार थे, तीर धनुष था, जिसके साथ वो लोग अंग्रेजों का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये संख्या काफी बड़ी थी. और इस बड़ी संख्या के साथ बिरसा मुंडा ने विद्रोह करने का सोचा. ठीक है. तो ये तो 1895 की बात हुई. यहाँ पे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को विद्रोह से जोड़ने के लिए एक काफी अलग रास्ता को चुना. उन्होंने क्या किया कि प्रार्थना सभाओं के थ्रू उन्होंने लोगों को खुद से जोड़ने का प्रयास किया. यहाँ पे 3 बातों पे मेनली बल दिया गया, फोकस दिया गया. फर्स्ट, आत्मा की शुद्धता. सेकंड, कि एक ईश्वर को मानना, यानी कि एकेश्वरवाद पे बल. दैट वाज सिंह बोगा. उनका ऐसा मानना था, या फिर वो ऐसा लोगों को बताते थे कि भाई देखो, आप सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास करो, एंड दैट इज सिंह बोगा. ठीक है. तो एक तो ये. सेकंड, आत्मा की शुद्धता. वो लोगों को ऐसा बताते थे कि भाई देखो, अगर आप क्रिश्चियनिटी की ओर मूव करते हो तो ये आपका खत्म हो जाएगा, दैट इज नॉट गुड फॉर यू. तो आप आत्मा की शुद्धता पे बल दो. आप नॉन वेजिटेरियन मत बनो, पशुओं की हत्या मत करो, ऐसे चीजों पे वो बल देते थे. ठीक है. इसके अलावा नैतिकता. उनका ऐसा मानना था कि किसी भी चीज के लिए, या फिर किसी भी विद्रोह में सक्सेस के लिए, या फिर किसी भी काम में सक्सेस के लिए नैतिकता की भावना या फिर नैतिकता का होना काफी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. तो इन सारे चीजों को लेते हुए बिरसा ने ये जो सैन्य दल तैयार किया था मुंडाओं का, उसको लेकर उन्होंने डायरेक्ट वी कैन से कि प्रत्यक्ष विद्रोह शुरू किया. ठीक है. 1895 में स्टार्टिंग में ये जो विद्रोह था, ये जस्ट चर्चों को जलाने का प्रयास करना, पुलिस थानों पे वी कैन से हमला करना, ठीक है, इन सारी चीजों तक सीमित था. लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इनका ये जो एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ता गया, काफी ये एक्टिव होते हैं. इसी बीच हम लोग देखते हैं कि बिरसा की गिरफ्तारी हो जाती है और बिरसा जेल चले जाते हैं फॉर 2 years. 2 साल के लिए बिरसा जेल चले जाते हैं. 1897 में उस टाइम क्राउन की जो महारानी थी, क्वीन की के हीरक जयंती के अवसर पे उन्हें रिहा कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें छोड़ दिया जाता है जेल से. इस टाइम जब वो 2 साल के बाद बाहर निकलते हैं
तो एक बार फिर से वे विद्रोह की ओर उनका रुझान शुरू होता है। इसके लिए फिर से वो लोगों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, लोगों को अपनी ओर वीकेंड से प्रार्थना सभाओं के थ्रू वो लोगों को ये बताना शुरू करते हैं कि भाई देखो, हमारा विद्रोह खत्म नहीं हुआ है, हमें विद्रोह अभी जारी रखना है। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद ये जो विद्रोह का एरिया था ये आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। खूंटी, देन पहले तो 1897 में खूंटी के पुलिस स्टेशन पे ये लोग हमला करते हैं। आफ्टर दैट यहां से आगे एक इनका अंग्रेजों से डायरेक्ट प्रत्यक्ष सामना होता है। ठीक है, यहां से जब आगे हम लोग बढ़े तो ये जो गतिविधियां थी ये इतनी व्यापक हो गई थी कि अब डायरेक्ट वी कैन से कि डायरेक्ट जो वॉर होता है ये उस तरीके में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे 1897 में जब बिरसा की रिहाई हुई थी उस समय कुछ अकाल जैसी समस्याएं देखने को मिल रही थी। यहाँ पे बिरसा मुंडा क्या करते हैं कि अकाल के समय उन्होंने लोगों की इतनी ज्यादा मदद की कि इसके वजह से उन्हें धरती आबा कहकर पुकारा जाने लगा। और ये जो चीज था इसने बिरसा को वी कैन से कि जीते जी एक ईश्वर के रूप में ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, मुंडाओं के लिए एक ईश्वर के रूप में बना दिया, या फिर एक ईश्वर की तरह उनको ट्रीट करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इससे इस विद्रोह को काफी ज्यादा बल मिला, क्योंकि ये बिरसा जो थे वो लोगों को बोलते थे कि देखो, इन लोगों के जो लौकिक अस्त्र हैं, मीन्स इन लोगों के जो हथियार हैं, उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। ठीक है, ये अगर कितना भी कोशिश कर लें ये मुझे नहीं मार सकते हैं। इन सारे चीजों को देखते हुए जो मुंडा जनजाति के लोग थे उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में बिरसा का साथ देना शुरू किया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इंसिडेंस होता है कि डोमबाड़ी एक जगह है, वहां पे एक विद्रोह का एक सबसे व्यापक रूप जो हम लोग बोल सकते हैं वो देखने को मिलता है, जहां पे औरतों और बच्चों की भी निर्मम हत्या कर दी जाती है। यहाँ ये जो डोमबाड़ी की घटना है ये इस विद्रोह का वी कैन से पिक पॉइंट है। ठीक है, विद्रोह के बारे में कुछ भी आगे बात करने से पहले एक चीज जो हम लोगों को डिस्कस कर लेना चाहिए, दैट इज द उद्देश्य, कि इस विद्रोह, ये जो इस लेवल का विद्रोह चल रहा था, इसका आखिर उद्देश्य क्या था। क्यों मुंडा लोग इतनी बड़ी संख्या में इस विद्रोह में शामिल हो रहे थे, जबकि उन्हें ऐसा पता था कि ब्रिटिशर्स के सामने अगर उनके स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया जाए तो उनके पास काफी कम स्ट्रेंथ था। उनके पास ट्रेडिशनल हथियार थे, तीर धनुष था, जबकि अंग्रेजों के जो वेपन्स थे वो काफी मॉडर्न थे। तो क्यों ये लोग ऐसा कर रहे थे, तो सबसे पहले आगे जो हम लोग विद्रोह के बारे में देखें उससे पहले हम लोग उद्देश्य की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे अगर उद्देश्य की बात की जाए तो सबसे पहला जो उद्देश्य था वो तो ये था कि इनका जो परंपरा है, इनकी जो परंपराएं हैं उसको, परंपराओं को बचाना। ठीक है, ये सबसे मेन उद्देश्य था। सेकंड, अंग्रेजों के विरुद्ध या फिर अंग्रेजी शासन को टोटली समाप्त करना, यानी कि अंग्रेजों के शासन की समाप्ति, ये भी एक प्रमुख उद्देश्य था इनका। ठीक है, उसके अलावा और क्या उद्देश्य था इनका, तो इन सब के अलावा जो खुदकुटी व्यवस्था थी उसको फिर से लागू करना।
ये इनका उद्देश्य था। इसके अलावा और क्या उद्देश्य था? एक ऐसी परंपरागत व्यवस्था लागू करना, जिसमें परंपरागत शासन व्यवस्था लागू करना जो मुंडाओं के परंपराओं के अनुकूल हो, यानी कि एक परंपरागत प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना। ठीक है, इसके अलावा और क्या उद्देश्य यहां हो सकता है? जो इनका धर्म था, बिकॉज कारण में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि धर्मांतरण की जो समस्या थी ये इनका एक इंपॉर्टेंट रीजन था इस विद्रोह को लेके। ठीक है, तो ये ऐसा चाहते थे कि जो अदर धर्मों को लेके जो धर्मांतरण की समस्या आ रही है वो खत्म हो। ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन से कि अपनी धार्मिक मान्यताओं को बरकरार रखना, अपनी धार्मिक मान्यताओं को बरकरार रखना या बनाए रखना। ठीक है, तो ये कुछ नॉट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स बट उद्देश्य थे जो रिस्पॉन्सिबल थे या फिर जिसके लिए मुंडा विद्रोह किया जा रहा था। ठीक है, मुंडाओं के द्वारा विद्रोह किया जा रहा था। तो इसके अलावा हाँ, एक और चीज यहाँ पे आप उद्देश्य में सोच सकते हो या डाल सकते हो, एंड दैट इज कि जो मुंडा थे, जब मैंने आप लोगों को सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदू पुजारी लोग जो थे वो जमींदार की तरह व्यवहार करना उन्होंने शुरू किया था। इसके अलावा साहूकार और जमींदार जो पहले से यहाँ थे, एक्चुअली जमींदार जो थे उन लोगों को पुलिस के अधिकार दिए गए थे, पुलिस लेवल की शक्ति उन्हें दी गई थी। तो इस कारण से उनका जो शोषण था वो काफी बढ़ता जा रहा था। तो नॉट ओनली अंग्रेजों के शासन व्यवस्था को समाप्त करना और अपना शासन लाना, बट वो ये भी चाहते थे कि उन्हें जमींदारों से मुक्ति मिले। तो जमींदारों के शोषण का अंत, ये भी उनका एक उद्देश्य था। तो आई होप कि उद्देश्य तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो इन उद्देश्यों को लेकर ये विद्रोह यहाँ पे चल रहा था। तो हम लोगों ने कहां तक बात किया था? हम लोगों ने डोम पहाड़ी की घटना तक बात किया था। ठीक है, अब आगे को अगर हम लोग बात करें तो अगर आगे की हम लोग बात करें तो डोम पहाड़ी की घटना के बाद भी ये विद्रोह चलता रहा। अब 3 फरवरी 1900 इस दिन एक जगह है दैट इज चक्रधरपुर। चक्रधरपुर से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और इस गिरफ्तारी के बाद मई 1900 यानी कि मई 1900 में हैजा के कारण बिरसा की मृत्यु हो जाती है। यानी कि इस मृत्यु के साथ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बिकॉज बिरसा वॉज द ओनली लीडर ऑफ दिस रेवेलियन। तो बिरसा की मृत्यु के साथ ये रेवेलियन टोटली समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेवेलियन हो या कोई भी इंसिडेंस हो, चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, उसके कुछ ना कुछ आउटकम्स जरूर होते हैं। उसी तरीके से इस रेवेलियन के भी कुछ ना कुछ आउटकम्स हुए। उस चीज को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इस रेवेलियन को लेके क्या क्या आउटकम्स या क्या क्या इसके परिणाम थे। चलिए हम लोग बात करते हैं अब परिणाम की। अगर परिणाम की बात की जाए तो परिणाम में फर्स्ट तो 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून ये आया। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट परिणाम या आउटकम माना जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग और दूसरे आउटकम्स की बात करें तो सेकंड, अंग्रेजों ने हस्तक्षेप न करने की नीति, यानी कि मुंडाओं के सामाजिक व्यवस्था में, मुंडाओं के धार्मिक व्यवस्था में या मुंडाओं के परंपरागत व्यवस्था में किसी भी तरीके के हस्तक्षेप को ना करने की
नीति अपनाई। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा डाल सकते हैं कि अंग्रेजों की अहस्तक्षेप नीति की शुरुआत। इसके अलावा मुंडाओं को संतुष्ट करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, खुदकुट्टी व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया। तो खुदकुट्टी व्यवस्था की पुनः बहाली, ये भी इसका एक आउटकम, इंपॉर्टेंट आउटकम माना जा सकता है। तो ये कुछ आउटकम्स हैं। इसके अलावा कुछ और भी आउटकम्स आप इसमें ऐड कर सकते हो कि जैसे इस विद्रोह के बाद जो अदर विद्रोह थे उनको इस विद्रोह से प्रेरणा मिली, एक रास्ता मिला। तो हम लोग ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं कि अन्य विद्रोहों को एक रास्ता मिला या फिर अन्य विद्रोहों के को मार्गदर्शन। ठीक है, तो अन्य विद्रोहों को मार्गदर्शन, ये एक आपका आउटकम हो सकता है। ठीक है, ये चीज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी कि देखिए संथाल विद्रोह जो हुआ था, संथाल विद्रोह क्योंकि एक हिंसक विद्रोह वहां पे था, तो वहां पे अगर हम लोग बात करें कि वो जो विद्रोह था उसके पहले यहाँ पे मुंडा विद्रोह से पहले इस एरिया में सरदारी विद्रोह हो चुका था। ठीक है, लेकिन इस समय इनके अंदर वी कैन से कि इतना हिम्मत नहीं था या फिर इतना इन लोगों के अंदर साहस नहीं था कि ये लोग एक सशस्त्र विद्रोह कर सके। ठीक है, तो इसके लिए जब संथाल विद्रोह में इन्होंने देखा कि अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह भी किया जा सकता है, तब इन्होंने यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह को का रास्ता अपनाया। ठीक उसी तरीके से जैसे इस विद्रोह को संथाल विद्रोह से प्रेरणा मिली, इस विद्रोह से अन्य विद्रोहों को भी प्रेरणा मिली। ठीक है, अब हम लोग इसकी प्रकृति की बात करते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी थी। अगर हम लोग प्रकृति की बात करें तो सबसे पहले तो ये आद्य आधुनिक था। आद्य आधुनिक मीन्स ये अपने परंपराओं को बनाए रखना चाहता था, बट जो आधुनिक उपनिवेशवाद है उसको अंत करना चाहता था, जो कि एक मॉडर्न थिंकिंग हो सकता है उपनिवेशवाद का की समाप्ति। ठीक है, तो ये आद्य आधुनिक था। सेकंड क्या था कि यहाँ पे वी कैन से कि एक ये क्षेत्रीय प्रकृति का था या फिर स्थानीय प्रकृति का था। ठीक है, स्थानीय प्रकृति, स्थानीय प्रकृति मीन्स कि ये एक स्पेसिफिक एरिया में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, थर्ड उपनिवेशवाद विरोधी। ऑब्वियसली जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस किया है कि ये उपनिवेशवाद का विरोध कर रहा था। ठीक है, तो उपनिवेशवाद विरोधी। अब उपनिवेशवाद क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जब एक स्ट्रॉन्ग कंट्री अपने से वीक कंट्री पे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल कंट्रोल स्टेबल करता है ना, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज कोलोनियलिज्म या फिर उपनिवेशवाद। ठीक है, और वो जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होता है उसके लिए वो वीक कंट्री उसका कॉलोनी होता है, यानी कि उपनिवेश होता है। ठीक है, तो ये उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे थे। इसके बाद इसकी धार्मिक प्रकृति थी। धार्मिक प्रकृति जैसा कि मैंने बताया कि धरती आवा एंड ऑल, एकेश्वरवाद को महत्व, नैतिकता, तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक प्रकृति था। एक और चीज जो शायद मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, उस विद्रोह के विस्तार के टाइम में, जो कि आप जान लो कि यहाँ पे विद्रोह के बारे में जब आप लिखोगे, विद्रोह के विस्तार के बारे में लिखोगे, वहां पे आप एक चीज ऐड कर सकते हो, दैट इज कि इस विद्रोह का जो प्रकृति था या फिर इस विद्रोह का जो विस्तार था या फिर इस विद्रोह की जो हिंसक प्रवृत्ति थी, उसको इस चीज से जाना जा सकता है कि यहाँ पे मुंडाओं का एक गाना हुआ करता था, दैट वाज कटोंग बाबा कटोंग, देन साहब कटोंग। मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि जितने भी लोग बीच में आ रहे हैं उन लोगों को मारो, साहब को मारो मीन्स अंग्रेजों को मारो, और इस तरीके से हम लोग अपने मुंडा राज्य को
फिर से स्टेबल करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। कल के वीडियो में हम लोग 1857 के बारे में बात करेंगे। एंड टिल दैट कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।